ऑलराइट गाइस, चालू कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का रिवीजन। पूरा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए हैं, इसका रिवीजन चालू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो जब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो शॉर्ट में अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को बताऊं तो एग्रीगेट डिमांड के लिए हम लोगों ने नेशनल इनकम जब पढ़ा था, तो नेशनल इनकम के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर मेथड होता है। उस एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये चारों चीजें अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये चारों की चारों कहलाती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कुछ और नहीं, इन चारों का टोटल इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। इसी को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब कौन कितना खरीदना चाहता है, तो लोग जितना खर्चा करते हैं वही तो टोटल मिलके बनेगा ना उनका एग्रीगेट डिमांड। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ आ गया आप लोग को। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब हम क्या कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, अब हम प्यार से बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों चीज आती है ओपन इकोनॉमी के अंदर, बट हमारे कोर्स में ओपन इकोनॉमी नहीं है, हमारे कोर्स में क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हम 2 ही चीजों के बारे में बात करते हैं, बिजनेस और हाउस होल्ड के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस एंड हाउस होल्ड के बारे में। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम बात नहीं करते, बिजनेस एंड हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं। तो जब हम बिजनेस और हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस का तो आता है इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड का आता है कंजम्पशन। ठीक है, तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होगा सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर अपन देखें तो टोटल डिमांड जो होती है इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसके अंदर 4 चीजें आती है, पीएफसी, पीआई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, और ये चारों होते हैं ओपन इकोनॉमी। तो जब ये 2 चीजों के बारे में बात करते हैं ना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं इसे? इसी को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हो गए। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स हो गए एग्रीगेट डिमांड के? एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हो गए सी प्लस आई। क्या क्या हो गए? 2 कंपोनेंट्स हो गए सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स अपन ने देख लिए, सी प्लस आई। अपन क्या करते हैं, अपन इनकम अज्यूम करते हैं। देखो, जब एक नई इकोनॉमी चालू होती है तो इसकी इनकम होती है 0। तो हमने अज्यूम कर लिया कि नई इकोनॉमी हमारी स्टार्ट हुई है और हमारी इनकम क्या है? 0 है। अब यार इनकम 0 हो चाहे कुछ भी हो, इंसान को जिंदा रहने के लिए तो कुछ तो खाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? भाई आप जिंदा रह सकते हो क्या बिना खाए पिए? भले आपकी कोई इनकम हो चाहे नहीं हो, आपको कहीं से उधार लेके खाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, बट कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। सो उस कंजम्पशन को कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने अज्यूम कर लिया 10। क्या अज्यूम कर लिया? 10। अब इकोनॉमी के अंदर जो इनकम जनरेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा इनकम, जितना इन्वेस्टमेंट फिर उतना इनकम। तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है? हमेशा इनकम को जनरेट करता है। इन्वेस्टमेंट आया इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट आया इनकम बढ़ी, आया इनकम आया इनकम बढ़ी। सो इन्वेस्टमेंट भी लीड्स टू इनकम। सो बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है, कि हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? इनकम जनरेट करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया 15। अब मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही आपने क्या करोगे, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आपकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई? मान लो 10 हो गई। आपकी इनकम डबल हो रही है, इन्वेस्टमेंट 5 है तो आपकी इनकम क्या हो गई? 10 हो गई। अब 10 इनकम तो हो गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा, बट जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा वो अपना कंजम्पशन भी बढ़ाता है। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है थोड़ा थोड़ा अपना कंजम्पशन भी बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है कि खूब ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा लेगा, ठीक है, कि जितनी इनकम हो रही है उससे भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो कंजम्पशन हो गया 15, इन्वेस्टमेंट आज भी 5 है, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा 20। फिर जैसे ही आपने और इन्वेस्टमेंट किया, इनकम और बढ़ गई, इकोनॉमी के अंदर इनकम हो गई 20। अब इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया 20, इन्वेस्टमेंट है 5, एडी हो गया 25। फिर आपने क्या किया? कंजम्पशन को कर लिया और बढ़ा दिया 25, इन्वेस्टमेंट है 5, एग्रीगेट डिमांड हो गया 30। फिर आपने कंजम्पशन को और बढ़ाया 30, ये आज भी इन्वेस्टमेंट सेम है तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा आपका 35। फिर आपने और बढ़ाया, कितना हो जाएगा? 35, ये है 5, ये है 5 और ये हो जाएगा 40, और फिर ये हो जाएगा 45 एंड 45। मतलब अपन देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है,
क्योंकि डिमांड कम होती जा रही है का मतलब क्या होता है कि बाकी जो पैसा है वो सेविंग्स में जा रहा है। किस में जा रहा है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ पैसा सेविंग्स में जा रहा है। सो बेसिकली यही बोलना चाहता है कि अगर हम लोग जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, अच्छा हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एग्रीगेट डिमांड और इनकम जो है वो एक पॉइंट पे बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट पे बराबर हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड और इनकम। इस पॉइंट के ऊपर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन योर इनकम, इस पॉइंट के बाद योर एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन योर इनकम, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन योर इनकम। मतलब जितना ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम से क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये है इन्वेस्टमेंट, ये है कंजम्पशन और ये है एग्रीगेट डिमांड। सो इन्वेस्टमेंट हमने देखा, इन्वेस्टमेंट आपके सामने देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एकदम सेम है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। किसके साथ राइज कर रहा है? इनकम के साथ राइज कर रहा है। जैसे जैसे आप देख सकते हो इनकम इंक्रीज होती जा रही है, कंजम्पशन भी क्या होता जा रहा है? लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अब कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो इनकम और कंजम्पशन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड यानी कि C+I। तो ये जो C+I है इट रिफ्लेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एग्रीगेट डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। आप देख सकते हो इट इज रिफ्लेक्टिंग द एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। C+I इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। और आप देख सकते हो कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ना, इसका अगर आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड है। दिस होल पार्ट इज एग्रीगेट डिमांड। अगर हाईलाइट करता हूं मैं एक बार इसको, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है एग्रीगेट डिमांड का। दिस होल पार्ट इज एग्रीगेट डिमांड, जिसमें कंजम्पशन कितना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इतना वाला, ये पार्ट इन्वेस्टमेंट का है। और अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, अगर अपन बात करते हैं कंजम्पशन के बारे में, तो कंजम्पशन सिर्फ इतना है, ये वाला जो हिस्सा है ये कंजम्पशन का है। समझ गए? ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं, यहां तक का ये वाला जो हिस्सा है ये कंजम्पशन का है। तो आप देख सकते हो कि यहां से ये पूरा क्या आ गया? कंजम्पशन आ गया, ये पूरा इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। समझ गए? एग्रीगेट डिमांड इज अ समेशन ऑफ या सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन को सिर्फ यहीं तक मत मान लेना कि यही कंजम्पशन हो गया, नहीं नहीं नहीं, कंजम्पशन ये पूरा यहां तक है। समझ गए? ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट आया, फिर ये कंजम्पशन आया, अब इसको ऊपर जोड़ा तो ये बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। समझ आ गया? दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दिस इज हाउ वी गॉट आवर एग्रीगेट डिमांड। समझ आ गया क्या? इस तरीके से हमें हमारा एग्रीगेट डिमांड का पता चल गया। क्लैरिटी है कि नहीं है बताइए? डन? आगे मूव करूं? चलिए नेक्स्ट आता है अपना एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय योर नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई कुछ और नहीं होता, आपका नेशनल इनकम होता है। एग्रीगेट सप्लाई जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो उसी को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है। ओके, ये सब एक ही होता है। टोटल आउटपुट इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी आउटपुट बना, वो सब क्या बनेगा? आपका नेशनल इनकम बनेगा। नेशनल इनकम का मतलब होता है C+S। जो भी आपने कमाया उसके दो हिस्से होंगे, कंजम्पशन करोगे या सेविंग्स करोगे। अब आपने देख लिया कि भाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो 0 से चालू हो रहा है क्योंकि आपने अज्यूम करा एक नई इकोनॉमी है। तो आप देख सकते हो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो नई इकोनॉमी 0 से चालू हुई आपकी। कंजम्पशन अपन देख सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। कंजम्पशन अपन ने वही पुराना वाला उठा लिया। आप देख सकते हो कंजम्पशन अपना पहला तो क्या है? 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है क्या बोलते हैं हम उसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, फिर आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन राइज हो रहा है। अब इनकम आपकी है, कंजम्पशन आपका है, तो इनकम में से कंजम्पशन हटाओगे तो सेविंग्स आ जाएगी। इनकम में से कंजम्पशन हटाया तो सेविंग्स आ जाएगी। 0 कमाया 10 खर्च किया तो -10, 10 कमाया 15 खर्च किया तो -5, 20 कमाया 20 खर्च किया तो 0, 30 कमाया 25 खर्च किया तो 5, 10, 15 और 20। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही क्या होता है? आपका नेशनल इनकम। तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसलिए लाइन क्या बनती है? 0 से चालू हो रही है, इसलिए यहां से 0 से चालू होके बन गया एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल। खत्म बात। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? ठीक है। फिर आता है आपका, इस टॉपिक के बाद हम चालू करते हैं किसके बारे में बात करते हैं? कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है? कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक ऐसा अटूट बंधन है
जैसे इनकम और कंजम्पशन आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब इसका होता है इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, मगर कंजम्पशन हमेशा होगा भले ही आपके पास इनकम हो कि नहीं हो, क्योंकि कोई इंसान भूखा नहीं मरता। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, पहला जीरो इनकम पे भी मैं खाऊंगा और दूसरा इनकम बढ़ेगी तो मैं ज्यादा खाऊंगा। समझ गए? तो जीरो इनकम पे जो मैं कंजम्पशन करूंगा उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो मैं और ज्यादा खाऊंगा, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसे? याद है आपको बी बताया था, बी वाई, इसे कहते हैं बी वाई, एमपीसी। याद आया? ठीक है, एमपीसी इंटू इनकम। याद आया कुछ ऐसा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो खाना ही खाना है, ठीक है, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो जो मेरा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, वी कॉल इट एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्लैरिटी? ओके, तो कंजम्पशन हमने देखा, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। C इक्वल्स टू कंजम्पशन, C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, B का मतलब होता है एमपीसी, B का मतलब होता है एमपीसी, और Y का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम। Y का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ इनकम। Y का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन स्केड्यूल क्या होता है? C इक्वल्स टू कंजम्पशन इक्वल्स टू, ठीक है, C बार प्लस बी वाई। अब ये जो C बार है हमने इसको अज्यूम करा है 15, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए 15 तो खाना जरूरी है। समझ गए क्या? ये हमने अज्यूम करा है। और 0.05 Y का मतलब हो गया कि एमपीसी को हमने अज्यूम करा है। देखो हमने क्या करा है, लेवल ऑफ, ये इसको अज्यूम करा है 15 और हमने इसको अज्यूम करा 0.5। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे इनकम का 50% तो आप कंज्यूम कर रहे हो, मगर मिनिमम आपको 15 तो चाहिए चाहिए कंजम्पशन के लिए। मिनिमम कितना चाहिए? 15 तो चाहिए चाहिए कंजम्पशन के लिए। यानी कि सी बार आपको हमेशा अज्यूम करना पड़ेगा कितना? 15 15 15 15 और 15। बी वाई मतलब क्या होता है? बी वाई का मतलब होता है एमपीसी इंटू वाई, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। 10 का आधा कितना होता है? 10 का 0.55, 20 का 10, इसका 15 और इसका 20। अब आप देख सकते हो कि आपका कंजम्पशन कितना आएगा। पहले में आ जाएगा 15, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 25, 30 और ये हो जाएगा 35। समझ आ गया क्या? हाँ जी, क्लैरिटी? और मेरा बच्चा उठ जा, मेरा बच्चा बताइए, समझ आया? हाँ चलता है, क्या हो गया तो उसमें? आ गया क्या समझ में? हाँ, क्लैरिटी? तो आप देख सकते हो इसके अंदर, यहां पे अपन ने बनाया इनकम, ठीक है, ये इनकम कर्व आ गया, और ये आपका देख सकते हो कंजम्पशन कर्व है। अब इसको समझना, देखो इनकम कर्व कहां से चालू हो रहा है? जीरो से। कहां से बच्चा? कहां से चालू हो रहा है मेरा बच्चा? जीरो से चालू हो रहा है। तो जीरो से चालू हुआ, और ये क्या है? दिस इज योर कंजम्पशन। क्या है ये? कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन आप देख सकते हो, कंजम्पशन क्या है? ऊपर से चालू हो रहा है, जीरो से चालू नहीं हो रहा। कहां से चालू हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर से चालू हो रहा है। मतलब ये क्या शो करता है इसका डिफरेंस? ठीक है, क्या शो करता है मेरा बच्चा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या शो करता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये शो करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप देख सकते हो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अब इस पॉइंट पे ये दोनों हो रहे हैं बराबर। क्या हो रहे हैं? दोनों बराबर हो रहे हैं। आप देख सकते हो 30 और ये 30 क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। 30 और ये 30 क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। 30 और 30 बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 30 और 30 बराबर हो गए अपने। तो इस पॉइंट पे तो हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट पे तो हम इसे कहेंगे बीईपी। क्या कहेंगे बेटे? हाँ भाई बच्चा, क्या कहेंगे इसे? बीईपी। क्या कहेंगे इसे? बीईपी। समझ आ गया क्या? बीईपी मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भाई, तो बीईपी मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या होता है? कंजम्पशन किसके बराबर? C इक्वल्स टू Y। समझ आ गया? हाँ मेरा बच्चा, आ गया समझ में अच्छे से? सो क्या ही है? ये शो करता है डिस सेविंग्स और ये शो करता है क्या? सेविंग्स।
सो बीईपी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो शो करता है डिस सेविंग्स और ऊपर वाला हिस्सा शो करता है सेविंग्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीईपी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट जो है वो शो करता है डिस सेविंग्स और ये शो करता है सेविंग्स, ये शो करता है सेविंग्स। ओके, ये डिस सेविंग्स और ये सेविंग्स शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या चालू कर रहे हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो यार, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एक टेबल जो शो करती है अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? ठीक है, एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसी टेबल जो शो करती है अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब अलग अलग इनकम होगी तो अलग अलग कंजम्पशन होगा। इसको कहते हैं क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं बेटा? हाँ मेरा बच्चा, क्या कहते हैं इसे? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है दो तरीके की। कितने तरीके की होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? दो तरीके की होती है। पहली होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्या होता है, देखो भाई, मैंने आपको कहा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब वो टेबल जो शो करता है कंजम्पशन और, ठीक है, किसको? इनकम को। मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया वो टेबल, वो स्केड्यूल जो शो करता है सी एंड वाई को, कंजम्पशन एंड इनकम को। समझ आ गया? अब कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन निकाला अपन ने, तो उसके लिए अपन ने कहा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में अपन ने बोला कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया सी अपॉन वाई। मतलब उस टेबल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से डिवाइड कर दिया, सी अपॉन वाई। समझ आ गया? और दूसरा अपन ने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल आता है किससे? चेंज से। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आप समझ रहे हो बात को? लॉजिक समझ आ रहा है कि भाई क्या बोला मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको लॉजिक बताया। किस चीज का लॉजिक बताया? मैंने आपको कहा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम दे रखा है। तो एक ऐसा टेबल जो कंजम्पशन और इनकम को दिखाता है वो क्या होता है? वो आपका होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है सी अपॉन वाई, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो आप देख रहे हो सिर्फ उसी टेबल को हम लोग लेके चल रहे हैं, कोई ज्यादा चेंजेस हमने अभी तक किए नहीं है। अब आप देखना इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का स्केड्यूल कैसे बनता है, ये देखो। दिस इज हाउ यू गोना प्रिपेयर द एवरेज प्रोपेंसिटी का स्केड्यूल। ये इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखी है। अब एपीसी कैसे निकलता है? सी अपॉन वाई। 15 अपॉन 0 कितना होता है भाई? इंफिनिटी होता है, क्योंकि कुछ नहीं आ सकता। 20 अपॉन 10 होता है 2, 25 अपॉन 20 कितना होता है? 1.25, ठीक है। 30 अपॉन 30 होता है 1, और 35 अपॉन 40 कितना होता है? 0.8। 35 अपॉन 40 कितना होता है? 0.83 शायद। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है? ये रिफ्लेक्ट ये करने की कोशिश करता है भाई, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या रिफ्लेक्शन देता है? 0.87 आ रहा है, 875। ओके, अब ये क्या शो करता है? अब आप इसको देखो, आप देख सकते हो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, डोंट यू फील लाइक एपीसी कम होता जा रहा है? दूसरी चीज, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एपीसी कभी भी जीरो? एपीसी जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह, हर लेवल पे आप कितना ही कमा लो, कंजम्पशन तो करोगे ना। तो एपीसी क्या है? इनकम बढ़ेगी तो एपीसी फॉल करेगा। एपीसी आप देख सकते हो शुरुआत में ग्रेटर देन 1 है, विच इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। एपीसी लेस देन 1 कम हो जाता है जब आपका क्या है? इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो एपीसी लेस देन 1 हो जाएगा। और एपीसी कब बराबर होता है 1 के? जब आपका इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है। आ गया समझ में? इनकम और कंजम्पशन जब इक्वल होता है। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है, हियर कम्स योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। अब एमपीसी कैसे निकलता है? एमपीसी निकलता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम से। एमपीसी जो होता है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, मतलब वो कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता। एमपीसी शो करता है कि भाई तुमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, और जितना एक्स्ट्रा कमाया उसका कितना % तुमने कंज्यूम किया।
अब क्या होता है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन के बारे में बात करता है। मतलब बोलता है एडिशनल इनकम, आप कमा रहे हो 15,000 रुपए, अब 15,000 से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 5,000 से, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, आपकी इनकम हो गई 20,000। कितनी हो गई आपकी इनकम, 20,000 रुपए हो गई। 20,000 इज योर इनकम, समझना बात को, 20,000 इज योर इनकम नाउ। 20,000 रुपए की इनकम है आपकी। अब 20,000 रुपए की अगर आप इनकम कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो इनकम आप, 20,000 रुपए कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो आप इनकम। अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो आप कंजम्पशन भी बढ़ाओगे। अब आपकी इनकम 5,000 से बढ़ी है, तो हो सकता है आप कंजम्पशन 5,000 से बढ़ाओ, 4,000 से बढ़ाओ। तो आपके साथ क्या हो सकता है कि अगर आपकी इनकम 5,000 से बढ़ी है ना, तो आप इसमें 3 काम कर सकते हो। या तो 0 खर्च करोगे, या फिर आप पूरे के पूरे 5,000 खर्च कर दो, या फिर आप कोई भी अमाउंट खर्च कर दो। भाई आपकी इनकम 5,000 से बढ़ी, मेरी इनकम 5,000 से बढ़ी, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी खर्च नहीं करा, तो मेरा एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 खर्च, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0, आपने कुछ खर्च ही नहीं करा। डेल्टा सी 0 है आपका, मैंने पूरे 5,000 खर्च कर दिया, तो डेल्टा सी हो जाएगा पूरा 1, जितनी इनकम बढ़ी उतना खर्चा कर दिया। और मैंने थोड़ा खर्चा किया तो थोड़ा 2,500 खर्च किया, तो 0.5, ठीक है। तो ये बोलता है इनकम आपकी, देखो पहले में डैश डैश लगा दो, इनकम आपकी बढ़ रही है 10 10 10 और 10 से, और कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है 5 5 5 और 5 से, तो एमपीसी आपका 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5 आ जाएगा। एमपीसी सेम रहता है, ऐसे बार बार चेंज नहीं होता। वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में होता है। एंटायर इनकम अगर आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो एमपीसी 1 हो जाएगा। एंटायर इनकम सेव कर ले तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अमीर लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत खर्चा करते हैं, तो अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन नहीं बढ़ाते या कम बढ़ाते हैं, तो एमपीसी जो होता है ना वो कम होता है रिच पीपल के केस में, डेवलप्ड कंट्रीज के केस में। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके केस में क्या होता है, एमपीसी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी जो इच्छाएं दबी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी सी और सामने आती है, और दे आर लाइक थोड़ा तो आप खर्च कर लेते हैं खुद पे। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन मतलब क्या है कि जो आपकी इनकम हो रही है उसका आप कितना प्रोपोर्शन सेव कर रहे हो। ओके, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अब सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन अपन निकालते हैं किससे, कंजम्पशन से। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाय। मतलब आप जो कमाओगे उसमें से सबसे पहले तो आप क्या कर दोगे, सबसे पहले तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन करोगे, फिर एक हिस्सा आप जो है वो कंज्यूम करोगे, फिर जो बचेगा दैट विल बी योर सेविंग्स, दैट विल बी योर सेविंग्स। तो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब हमने अज्यूम करा है कि कंजम्पशन मान लो ऑटोनॉमस कंजम्पशन -15, और 0.5 आप क्या करते हो, खर्च करते हो, 0.5 आप सेव करते हो। मतलब इनकम बढ़ती है जितनी, उसका 0.5 सेविंग्स कर रहे हो, 0.5 खर्च कर रहे हो, 0.5 सेविंग्स कर रहे हो, और 15 तो मिनिमम खर्चा है ही। तो इनकम अगर मेरी मान लो 100 रुपए है, 15 तो मिनिमम खर्चा है ही, और इनकम मेरी जितने से बढ़ी है, जितने से इंक्रीज हुई है, उसका मैं 50% सेव करता हूं। सो मेरी टोटल सेविंग्स आ रही है 50 रुपए। मान लो मेरी इनकम 100 है ना, तो 100 का 50% मैं सेव करता हूं, 50 रुपए सेविंग्स हो गई। मगर नहीं, सेविंग्स की तो शुरुआत ही माइनस से होती है, क्योंकि आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन किया है, तो आपकी नेट सेविंग्स आएगी 35 रुपए। कितनी आएगी, 35 रुपए। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि इकोनॉमी में, मान लो इकोनॉमी में टोटल जो इनकम आ रही है वो है 2,000 रुपए। कितनी आ रही है, 2,000 रुपए आ रही है, और आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है मान लो 150 रुपए का। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है आपका, 150 रुपए का। ओके, तो बताओ सेविंग्स क्या होगी। तो भाई अच्छा, और सेविंग्स कितनी है, मान लो 0.5 बाय, सेविंग्स कितनी है 0.5, मतलब 50%। तो सेविंग्स अगर आपकी 50% है तो फॉर्मूला लगाएंगे सेविंग्स इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बी मतलब होता है एमपीसी, तो एमपीसी 1 में से एमपीसी हटाओगे तो एमपीएस आ जाएगा। इतना अपन सेव कर रहे हैं, तो भाई 150 रुपए तो मैं मिनिमम खर्च करूंगा, प्लस 0.5 वाई दैट इज 2000 में ये सेव करूंगा। अब सेविंग्स कितनी हो गई, एक तरीके से देखो, सेविंग्स हो गई आपकी 1000 रुपीज की, 150 रुपए का मिनिमम खर्चा होगा, तो 850 का आपका टोटल नेट सेविंग्स आ जाएगी। 850 की, कितने की, 850 की। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, अब यहां पे लिखा है आपका इनकम दे रखा है माइनस सी बार 0.5 और सी बार वाई। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप देख सकते हो आपकी सेविंग्स भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 10 माइनस 10, 20 माइनस 5,
फिर ये क्या हो गया 30 और ये फिर ये हो गया 0, फिर 40 और ये फिर +5, क्योंकि आपकी सेविंग्स नेगेटिव थी ना, तो नेगेटिव से आप धीरे धीरे देख सकते हो इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव हो रही है, फिर 0 हो गई, फिर प्लस हो गई, ठीक है, इंक्रीज होना ही होता है। ओके, अब सेविंग फंक्शन का अगर अपन कर्व बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस बनेगा और फिर वाई में दोनों बनेंगे, वाई और वाई डैश। तो वाई डैश तो नेगेटिव शो करता है, वाई शो करता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन तो शो करता है पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन शो करता है, ठीक है, नेगेटिव या फिर डिस सेविंग्स। तो आप देख सकते हो इसकी शुरुआत हो रही है -15, फिर 15, फिर 5 और फिर 0 होगा, तो इस पॉइंट पे 0 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे 0 होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे 0 होने का मतलब आपकी सेविंग्स क्या है, 0 है। इसका मतलब आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम दोनों बराबर है, जितना कमाया उतना खाया, तो सेविंग्स हो गई 0। फिर इसके बाद आपका पैसा बचना चालू होता है जो शो करता है पॉजिटिव सेविंग्स बियॉन्ड योर बीईपी। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। अब जैसे अपन ने देखा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव। रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट द डायग्राम और द टेबल व्हिच शोज द सेविंग्स एंड इनकम इज कॉल्ड एज प्रोपेंसिटी टू सेव। जो टेबल सेविंग्स और इनकम को शो करता है वो प्रोपेंसिटी टू सेव है। दो तरीके के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है S/Y, सेविंग्स अपॉन इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी में चेंज आ जाता है ΔS/ΔY। आसान लग रहा है भाई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एक ऐसी टेबल जो कंजम्पशन और इनकम को शो करती है। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब जो सेविंग्स और इनकम को शो करती है। भाई दो ही चीजें हैं, सेविंग्स इनकम, ठीक है, और कंजम्पशन इनकम MP ये, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर अपन ने क्या देखा इसके अंदर, ठीक है, आप देखो सेविंग्स है -15/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 10/10 -1, 5 ये कितना है -0.25, फिर ये आ जाएगा 0/0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा +5/40.125 है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे एपीएस आपका क्या कर रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। आप देख सकते हो एपीएस आपका क्या है, नेगेटिव से चालू हुआ, ठीक है, और फिर पॉजिटिव होता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है एपीएस भी क्या होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ओके, एपीएस कैन बी नेगेटिव, यस, जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एपीएस नेगेटिव होगा, देख सकते हैं। एपीएस कैन बी 0, यस, जब पूरा कंजम्पशन, इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, क्योंकि सेविंग्स कभी भी क्या नहीं हो सकती, कैन नेवर बी इक्वल और मोर देन इनकम। सेविंग्स कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है, खाना तो पड़ेगा ना। पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम सर्वाइवल जितना तो खाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका एपीएस। एपीएस में क्या होता है, रेशियो आ जाता है, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग्स, मतलब ΔS/ΔY। ओके, इसकी कीमत हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। अब जैसे आप देखो 0 है, 10 का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ गया, इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप, तो एमपीएस आ जाएगा 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। मतलब बोलने का मतलब यह है कि इनकम का 50% क्या हो रहा है, इनकम का 50% सेव हो रहा है, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर दो तो नेट सेविंग्स आ जाएगी। समझ गए, मतलब बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। इनकम का 50% बचेगा माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब इंसान जो कमाता है ना उसका वो 50% सेव कर रहा है, माइनस वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो उसको जिंदा रहने के लिए करने ही करने हैं। ओके, ये उसकी सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। फीचर्स क्या है, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। एंटायर अगर इनकम को सेव कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में, ठीक है, एमपीएस 1 हो जाएगा, पूरे का खर्च कर दिया, जो एडिशनल इनकम आई पूरे खर्च कर दिया तो एमपीएस 0 हो जाएगा। अमीरों के केस में एमपीएस हाई होता है, डेवलप कंट्रीज के केस में एमपीएस हाई होता है, और पुअर कंट्रीज के केस में या फिर अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज के केस में एमपीएस, ठीक है, लो होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नई एसेट क्रिएट करना, नई कैपिटल एसेट क्रिएट करना, नई कैपिटल क्रिएट करने को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कमा के देता है। इन्वेस्टमेंट की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, आपकी इनकम बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। समझ आया क्या, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आसान भाषा में वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, खत्म बात। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब इनकम भी बढ़ेगी। तो भाई इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर मेड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, नई एसेट बनाने के लिए जो आप खर्चा करते हो। अब इसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। देखो क्या होता है, इकोनॉमी में है दो तरीके के लोग, जैसे कि सरकार और प्राइवेट लोग। अब प्राइवेट लोग जो खर्चा करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको तो कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट।
इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस लालच में कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरी इनकम उतनी बढ़ेगी। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किया जाता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। मैंने फैक्ट्री बनाई विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, किस लिए बनाई फैक्ट्री? विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। आज मैं फैक्ट्री क्यों बनाऊंगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। आज मैं कोई एसेट क्यों एक्वायर करूंगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो क्या होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे तो अपन कहते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट? उसे तो अपन कहते हैं और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और जब सरकार मजबूरी में खर्चा करती है, रोड बनाना, फिक्स्ड एक्सपेंस सरकार को करने तो इस तरीके के खर्चों को कहा जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है आपके। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद योर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है, इट इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड इट इज डन बाय विद इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम होता है। इससे इनकम का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और ये कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम क्या शो करता है? कर्व क्या शो करता है? ये शो करता है कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट आपका ये है, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम भी बढ़ेगी। देख सकते हो इट शोज कि इनकम इंक्रीज हो रही है। ये क्या शो कर रहा है? इनकम इंक्रीज हो रही है। अब देखो ये क्या कर रहा है? ये इनकम को इंक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं। इनकम आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इनकम। और जैसे इकोनॉमी से आपने इन्वेस्टमेंट हटाया तो इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे इन्वेस्टमेंट कम हुआ वैसे भी इनकम कम हो जाएगी। और यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, इनकम आज भी सेम है। इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अब जो इन्वेस्टमेंट है ना वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एमईआई। इन्वेस्टमेंट दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, आर एंड एमईआई पे। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईआई का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने में लिया कितने में दिया। अब आप समझो, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आज अगर मान लो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कोई बिजनेस चालू करना चाहता है जिसका रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 20% है, मतलब वो कितना कमाएगा? 20% कमाएगा। अब बैंक के पास गया, बैंक से लोन लिया, बैंक बोलते हैं 9% पे लोन दे देता हूं, तो बैंक से 9% पे लोन लिया, 20% पे बिजनेस किया, 20% कमा के 9% बैंक को चुका के 11% खुद ने रख लिया, तो चलेगा? वायबल है? यस सर वायबल है, ठीक है। अच्छा, इसी जगह पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कर देता है 15% और इकोनॉमी में खर्चा होने की वजह से, ज्यादा खर्चा होने की वजह से 16-17% एमईआई रह जाता है, मार्जिनल रेट एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न इतना ही मिलेगा, तो आप करोगे क्या ये काम? नहीं करोगे। नोबडी विल डू इट। सो बेसिकली यही बोलने की कोशिश कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। तो ये क्या शो करता है? ठीक है, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ गए? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में महंगा उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सस्ता कम होगा। आज देखो एक बात, एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, इन तरीके की कंट्रीज के अंदर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर रखे हैं इन्होंने। स्विट्जरलैंड हो गया, अब पता है इन्होंने क्या कर रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% 4% बस। स्विट्जरलैंड में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। स्विस बैंक का नाम सुना है ना? स्विस बैंक की है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट 0.06%, मतलब 1 करोड़ जमा कराओ तो हर साल 6,000 रुपए कटेंगे। ब्लैक मनी रखते हैं ना वो लोग, अपना ब्लैक मनी जमा कराते हैं, वो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, तो वो चाहते नहीं है कि इकोनॉमी से पैसा बाहर जाए, इकोनॉमी में रोटेट करता रहे। आप बैंक में एफडी करा देते हो, वो चाहते नहीं है बैंक में कोई बंदा आके एफडी कराए। एफडी कराएगा तो बैंक उससे ब्याज ले लेगा, ठीक है भाई, मैं तेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तेरे पैसों की, तो मैं तेरे से ब्याज लूंगा। तो इसलिए क्या है, वहां पे क्या होता है, वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलती है और पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट चलती है इंडिया में कि हम तो चार्ज करेंगे आपसे पैसा, ठीक है, समझ रहे हो क्या? अब आपको पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए उस तरीके की इकोनॉमी क्यों इतनी जल्दी ग्रो कर रही है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा रहता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कम होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाते हैं। एमईआई का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना कमाओगे, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिखाएंगे। समझ आ गया क्या? ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा, इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या टॉपिक्स देखे? एग्रीगेट डिमांड देख लिया, एग्रीगेट सप्लाई देख लिया। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बाद में अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ने देखा किसके बारे में? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन दो तरीके का होता है, ठीक है,
कौन कौन से ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखा अपन ने, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझा अपन ने और फिर देखा कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरीके के होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEI से चलता है। डन। इसके साथ आपका ये क्या होता है, इसके साथ आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।